Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश कसाना है और 2025 यूपीएससी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में मैंने रैंक 1 हासिल किया है। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो मेरी बेसिक स्कूलिंग मेरठ से ही हुई है, 10th और 12th। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने की है। 2022 में मैंने पास आउट किया। 2022 में ही मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्टैटिस्टिक्स में। 2024 में मैंने अपनी मास्टर्स पूरी की विद अ गोल्ड मेडल इन स्टैटिस्टिक्स फील्ड। उसके बाद 2024 से और अभी इस एग्जाम तक मैंने अपनी जो ये एग्जाम था ISS इसकी तैयारी की है। इस तैयारी के दौरान मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। दीप इंस्टीट्यूट है एक दिल्ली में, वहाँ से मैंने कोचिंग क्लासेस ली थी। वीकेंड्स पर होती थी उसकी क्लासेस। फिर अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं तो ये एग्ज़ाम बेसिकली हर साल एक बार कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। जून में इसकी रिटन परीक्षा होती है जो 1000 नंबर की होती है टोटल। फिर इंटरव्यू इसका 200 नंबर का होता है जो रिटन रिजल्ट के कुछ समय बाद वो ले लेते हैं। इसमें इस जो रिटन एग्जाम होता है इसमें 6 पेपर्स होते हैं बेसिकली। पहला पेपर है आपका जनरल इंग्लिश, फिर जनरल स्टडीज, फिर पेपर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों स्टैटिस्टिक्स फोकस्ड होते हैं। पेपर 1 और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। पेपर 3 और 4 सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। चारों स्टैटिस्टिक्स के पेपर 200-200 नंबर के होते हैं और वहीं पर जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज 100 नंबर के होते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज जो है वो क्वालिफाइंग भी है नेचर में और उनके मार्क्स फाइनली आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें ऐड भी होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो शुरू करते हैं विद जनरल इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और जनरल स्टडीज में मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इसमें प्रायोरिटी ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन मैंने इन दोनों चीज़ों को शुरुआत से ही, जब से मैंने तैयारी शुरू की थी पिछले साल लगभग जून से, तब से ही मैंने इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा एंड आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद बोथ ऑफ देम। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स। आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को। इस चीज़ पर मुझे एक्चुअली पर्सनली बहुत काम करना पड़ा था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी सच एसेज वगैरह लिखे नहीं है, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है राइटिंग में। तो आई वाज रियली स्कैर्ड ऑफ दिस। तो मैंने इसकी तैयारी की थी लगभग 2025 में ही। मुझे जब मैंने थोड़ा लिखना शुरू करा तब मुझे एक्चुअली में एक कहते हैं जैसे कि मिरर दिख गया था कि दिस इज वेयर आई स्टैंड एंड आई रियली फेल्ट क्वाइट डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम कि भाई ऐसे कैसे चलेगा काम। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अच्छे से करते हैं इसको। तो 1 महीना मैंने डेली कुछ ना कुछ लिखा। डेली आई यूज्ड टू राइट समथिंग। आई स्टार्टेड विद 50 वर्ड्स एंड देन 100 वर्ड्स एंड 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, क्योंकि इसमें जो एक सबसे बड़ा ऐसे होता है 30 मार्क्स का, वो आपको 800 वर्ड्स के अराउंड लिखना होता है। तो वहां तक जाने में मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लिए और ट्रस्ट मी वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन से होती चली गई चीजें खुद। और मैंने स्टार्ट भी बहुत सिंपल टॉपिक से किया था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कोई विमेन के ऊपर आ जाए बहुत स्पेसिफिक, या फिर और कहीं किसी फील्ड में आ जाए, तो आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ कंटेंट होना चाहिए आपके पास। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बहुत बेसिक से की थी, जिनके बारे में कोई भी इंसान कुछ भी लिख सकता है। तो मैंने वहां से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे आई प्रोग्रेस टुवर्ड्स PYQ के क्वेश्चंस जो होते थे। फिर उनके लिए मैंने एक दिन पहले मैं पूरा पढ़ भी, मतलब अगर मुझे कोई टॉपिक दिख रहा है तो फिर पहले मैं उससे एक दिन पहले मैं सारे आर्टिकल्स पढ़ती थी उससे रिलेटेड, जिससे मेरे पास एक डेटा बैंक कलेक्ट हो जाए या फिर एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। फिर अगले दिन मैं उसको लिखती थी अपने शब्दों में। तो दिस इज हाउ आई वर्कड ऑन इट एंड ट्रस्ट मी इट रियली इम्प्रूव्ड। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर वोकैबुलरी और इडियम्स जो होते हैं, इन पर आप स्टार्टिंग से ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा लाइक
लेट्स से 5 वर्ड्स इन अ वीक एंड 5 इडियम्स इन अ वीक, ऐसे करके शुरू करें, नोट देम डाउन और सेंटेंसेस भी बनाते रहें। ऐसा ना करें कि सिर्फ वर्ड्स का मतलब जान रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनके सेंटेंसेस भी बनाएं साथ ही में, जिससे जब आपका एक्चुअल एग्जाम होगा तो वहां पर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर वो पूरी चीज कवर करनी है। यू ऑल्सो हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एट दैट टाइम। तो इट्स बेटर कि आप अभी से सेंटेंसेस बनाते हुए चलें, आपको आपके दिमाग में सेंटेंसेस के फ्रेमवर्क सेट होते चले जाएंगे, व्हिच विल रियली हेल्प यू। फिर अगर मैं बात करूँ प्रेसी राइटिंग, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक, लाइक द क्वेश्चन ऑफ द होल पेपर, क्योंकि 30 मार्क्स की होती है और बहुत ही स्कोरिंग होती है। इट्स रियली इजी। फर्स्ट तो मैं कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूंगी। बहुत लोगों को ये होता है कि प्रेसी का मतलब है कि सिंपली आप कुछ लाइनें उसमें से पिकअप करें जो पैसेज है और उसको लिख दें। एक्चुअली आपको अपने खुद के शब्दों में ये लिखना होता है, अपने, प्लीज आप एग्जैक्टली कॉपी ना करें, और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रेसी को। जरूरी नहीं कि उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वही आपका फर्स्ट सेंटेंस हो। तो इन चीजों पे ध्यान दें। और दूसरा, आप जब प्रैक्टिस करें प्रेसी राइटिंग की तो वही जो बॉक्स शीट्स होती हैं जो यूपीएससी देता है उसी में लिखें, और ध्यान दें कि आपके जो वर्ड्स हैं वो सेंटर में हो हर बॉक्स के, जिससे मतलब एक प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी आनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए हर शब्द में, जिससे जो चेक कर रहा है उसको दिक्कत ना हो समझने में कुछ भी। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट होता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन सरप्राइजिंगली इस साल बहुत ही आसान आया था। उसके लिए मतलब आफ्टर दैट पेपर मुझे लगा था कि जो मैंने पढ़ा था उसका एक्चुअली कुछ फायदा नहीं हुआ, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप पढ़ सकते हैं। आप काफी प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस जो सेंटेंस करेक्शन के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसे रूल्स जो आपको नहीं पता है इंग्लिश ग्रामर के, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पेपर ऑफ दिस एग्जाम, व्हिच इज जनरल स्टडीज। ये भी काफी लोग एक्चुअली इससे डरते भी हैं, आई वाज वन ऑफ देम, और इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन इसको भी आप स्टार्टिंग से लेके चलें। मैंने जनरल स्टडीज का जून 2024 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। मैं डेली 2 घंटे देती थी इस सब्जेक्ट को, और मैंने शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स से, क्योंकि कुछ बेसिक्स जो फाउंडेशंस हैं जैसे कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन हो गया, आप उन यू कांट एस्केप देम, आप उनसे बच ही नहीं सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में भी आपको वो काम आएंगी। तो वो मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे पढ़े, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स था या फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह, फिर रुपी डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें थोड़ा पढ़नी पड़ती हैं, और इन सब के लिए मैंने बुक फॉलो की थी। तो इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया, मैंने इस बुक से पढ़ा था। मैं आप लोगों को एज सच ये बुक रिकमेंड नहीं करूँगी, और उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी ऑलरेडी इट्स सितंबर, और अगर आप अगले साल परीक्षा दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ योर टाइम। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आप वो यूट्यूब से देख सकते हैं। मृणाल पटेल अकेडमी, अन अकेडमी करके एक चैनल है, आप वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप वहाँ से देखें। और फिर उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी एक्चुअली मुझे लगता था कि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आसान होगी इस सारे उसमें, बिकॉज कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो अटेम्प्ट दिया था जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, उसमें मैं ज्योग्राफी ही कर पाई थी, क्योंकि कुछ पढ़ा तो था नहीं, लेकिन स्टिल आई कुड डू दैट, तो आई थॉट इट विल बी ईजी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं था। तो ज्योग्राफी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करें। मैंने बेसिकली यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया था, इसमें अन अकेडमी में सुदर्शन गुर्जर करके हैं एक टीचर, वो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। उनकी मैंने एक बेसिक ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट फॉलो की थी। इसके लिए मैंने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए थे और वही मैं रिवाइज करती रहती थी। फिर इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो इसकी वही स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत। उसमें मैंने नॉट ऑल द चैप्टर्स, लेकिन देयर वर अ फ्यू, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही मोटी मोटी, जो पता है कि भाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वही कवर करें और उनके नोट्स बनाएं और रिवाइज करते रहें लगातार। फिर इसके बाद आते हैं हिस्ट्री, विच इज़ अगेन वेरी वास्ट। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान दें आप मॉडर्न हिस्ट्री पे, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली सबसे ज़्यादा डिटेल्स वाली। और एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी, ना ही मैंने कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट देखी थी एज सच। मैंने क्या किया था कि मैंने पूरी हिस्ट्री को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर किया था। मैंने एक एनसीईआरटी की बुक उठाई और उनके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइजेस में, वो सभी मैंने क्वेश्चंस देखे और मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने उनके आंसर्स फ्रेम करे। मैंने कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं आईएएस वाली, जैसे कि वाजीराम और रावी और दृष्टि आईएएस, इन सब में जो कंटेंट पड़ा होता है टॉपिक वाइज, वो मैंने वहाँ से देखकर उनके एक मॉडल आंसर्स जैसे लिख लिए थे
और मैं सिर्फ उन्हीं आंसर्स को बार बार रिवाइज करती थी। तो एंशिएंट और मिडिवल का इसी से हो गया था। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल्ड नोट्स बनाने पड़े थे, वो भी काफ़ी शॉर्ट ही थे लेकिन। और इसमें भी मैंने शायद कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट देखा था, मतलब चैनल, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट मे बी आई टेल और पुट इट अप समवेयर इन द फ्यूचर। तो दिस वाज फॉर द हिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन एट द एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर प्रेजेंटेशन इन आंसर राइटिंग। बाय प्रेजेंटेशन व्हाट आई मीन इज दैट कि हम लिख रहे होते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नो कि इसमें आंसर क्या आना है, लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस पर आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। इसमें प्लीज़ मॉक्स दीजिए और क्वेश्चंस अपने आप बनाइए या फिर ChatGPT की हेल्प से बनवाइए उसको, PYQs प्रोवाइड कर कर, और उन पर आंसर्स लिखना शुरू कीजिए अपने किसी पीयर की या फिर GPT की भी आप हेल्प ले सकते हो आंसर्स को रिव्यू करवाने के लिए। स्टार्ट कैसे करें, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन रखें जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड, फिर उसके बाद पॉइंट्स में आंसर्स देने की कोशिश करें, ना कि पैराग्राफ्स में। पैराग्राफ्स थोड़ी कम्बरसम हो जाती हैं टू इवन रीड फॉर द एग्जामिनर, तो पॉइंट्स आर ऑलवेज बेटर। और यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्लो चार्ट्स और ये जो छोटे छोटे डायग्राम्स होते हैं ना, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे टाइम बहुत बचता है और प्रेजेंटेशन काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो दिस वाज इट फॉर जनरल स्टडीज़। इसमें मैंने 15 से 20 मिनट कंप्यूटर को दिए थे, उसके बाद 30 मिनट्स अराउंड न्यूमेरिकल एनालिसिस को, और फिर बचा हुआ टाइम जो था वो स्टैटिस्टिक्स के लिए जा रहा था। अब इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक तो ये होता है कि कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, और वो भी बिना कैलकुलेटर के करना होता है, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। मैंने क्या किया था कि आई रिपीटेड द सेम PYQs अगेन एंड अगेन, आई यूज्ड टू सॉल्व देम। और फिर HC सक्सेना एक बुक है जहाँ से मैंने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी उनके सॉल्व किए थे इस सब्जेक्ट के लिए, तो उससे हो गया था। बाकी कंप्यूटेशन से मैंने एक्चुअली पर्सनली इतना ध्यान दिया नहीं था क्योंकि आई वाज रिलाइंग मोर ऑन कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, तो आई वाज फाइन विद इवन इफ आई हैड टू लीव सम क्वेश्चंस इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर में मैंने एक्चुअली दोनों ही बुक्स से पढ़ा था, रीमा थरेजा और ई बालागुरुस्वामी। दोनों बुक से पढ़ने का रीजन ये था कि थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ मिसिंग है, बट इफ आई टू सजेस्ट टू समबडी आई वुड से कि वन बुक इज मोर देन सफिशिएंट। और दूसरी, आप ई बालागुरुस्वामी से MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बैक एंड एक्सरसाइजेस पे होता है, और रीमा थरेजा आपसे आप थ्योरी कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर के लिए कुछ ऐसी टॉपिक्स थे जो मुझे इंटरनेट वेबसाइट से रेफर करने पड़े थे, वो बुक्स में अवेलेबल नहीं थे, तो उससे हो गया था। बाकी स्टैटिस्टिक्स में यही था, FMS और PYQs। हाँ, एक और चीज़ कि मैंने PYQs अगेन, जैसा मैंने बोला कि मैंने रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा की थी। आई रिपीटेड PYQs अगेन एंड अगेन, मतलब अराउंड 6 टाइम्स मैंने जो पिछले साल के पेपर्स थे वो एज मॉक मैंने दिए थे। बाकी जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स थे मैंने वो काफ़ी सीरियसली अटेम्प्ट किए थे, तो इससे हो गया था। इन्फेरेंस मैंने मास्टर्स के दौरान काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे इसलिए इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी। इन्फेरेंस के लिए आप जैम, गेट और नेट, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इनके क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, और जितना आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और मैंने इनको एक्चुअली काफ़ी वही अगेन रिपीटेड एक्सरसाइजेस की थी। उसके अलावा जो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आते हैं हर साल, तो वो आप चाहे सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं उसके लिए, कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी मेमोरी में होनी चाहिए, सो दैट आप वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें जाकर। बाकी कुछ टेस्ट है जैसे कि LRT है या फिर NPT हो गया, इन सब चीज़ों पर भी आप पहले से ही अपना आंसर्स इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी मेमोरी में वो छप जाए, आपको वहाँ जाके सॉल्व ना करना पड़े, जिससे आपका टाइम बचे। फिर उसके बाद इन्फेरेंस के अलावा मैंने थोड़ा बेजर इन्फेरेंस भी पढ़ा हुआ है वैसे मास्टर्स के दौरान, तो मुझे उसके क्वेश्चंस भी मुझे डूएबल लगते थे एंड आई फोकस्ड ऑन दैट। फिर आते हैं लीनियर मॉडल्स पे। लीनियर मॉडल्स के लिए सबसे पहले तो मैंने इकोनोमेट्रिक्स, जो पेपर 3 का पार्ट है, मैंने पहले वो कवर किया था, वो मेरी कोचिंग में ही हुआ था, और उसके बाद मैंने लीनियर मॉडल्स पढ़ा था, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में ही काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, लीनियर मॉडल्स में फिर सिर्फ कुछ टॉपिक्स बचते हैं। तो लीनियर मॉडल्स के लिए व्हाट आई डिड कि एक तो एक बुक है लीनियर मॉडल्स के लिए, आई बेसिकली रेफर टू द बुक लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बाय मॉन्टगोमरी। ये बुक काफ़ी अच्छी है, और व्हाट आई डिड कि मैंने इस बुक को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत यूज़ किया था, जितना भी रिग्रेशन होता है, फिर एरर एनालिसिस है, या फिर बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से डेवलप कर देंगी, जो हेल्प यू इन क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैंने इसको रीड किया था। कुछ चीज़ें भी थी जो मैंने शॉर्ट नोट्स के तौर पर नोट डाउन कर ली थी अपने नोट्स में।
और बाकी इसमें मैंने PYQs बहुत बार प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि अगेन वही बात है कि वो दिमाग में एक बार रह जाते हैं एंड देन यू फाइंड रियली इजी टू सॉल्व इट इन योर एक्चुअल पेपर। तो ये था लीनियर मॉडल्स के लिए। फिर अनोवा इसमें रह जाता है। अनोवा मैंने वही फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, उस बुक से मैंने उसकी सारी थ्योरी करी थी। एक दो चीज़ें शायद उसमें मिसिंग थी जो मैंने इंटरनेट से सर्च की थी और दे वर इजीली अवेलेबल, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड इसका बुक नहीं आती है, कोई एज सच आपको रिसोर्स मिलता नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और इस एग्जाम में मतलब इस पेपर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस पे काफ़ी ध्यान दिया था। मैंने 2 महीने अराउंड इस सब्जेक्ट को दिए थे और मैं इसको वीकेंड्स पे मतलब पढ़ती थी इसको इस तरह से कि जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग, मॉस्पी की वेबसाइट है, लेबर ब्यूरो है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, या फिर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक ब्यूरो करके है, तो फिर आप वहाँ पे जाएं बार बार और उनकी जो प्रेस रिलीजेस होते हैं उनको पढ़ें। मेरा मानना ये है कि आप किसी और के नोट से बेटर है कि आप उनके एक्चुअल रिलीजेस को पढ़ें, तो आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी और वो दिमाग में रिटेन रह पाएंगी। तो मैं मॉस्पी के जो प्रेस रिलीजेस हैं उनको रेगुलरली मैं अपडेटेड रहती थी उनके साथ। अब इसमें जो स्टार्टिंग करें वो आप नेशनल अकाउंट से करें। वही आपका यहाँ पर आपकी एक्चुअली जो आपने इकोनॉमिक पढ़ी होगी जीएस के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, बिकॉज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से फेमिलियरिटी होगी, आपको इतना अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए नेशनल अकाउंट्स में आप जीडीपी की जो प्रेस रिलीजेस होते हैं वहाँ से पढ़ें। वो जो रिलीजेस हैं उसमें कुछ बारीकियों पे ध्यान दें। फॉर एग्जांपल उसमें हर सेक्टर का शेयर कितना है आपके जीडीपी में, और कितने लैग से डेटा रिलीज किया जाता है, और डेटा क्वार्टरली है या फिर एनुअल है, किस तरह का है। और फिर इसके बाद आप ये भी चीज़ें नोट करें कि उसमें जो जैसे एक्सपेंडिचर मेथड से जो हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं उसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट का कितना परसेंटेज शेयर होता है, ये थोड़ी बारीकियां उसमें नोट करें। अपने नोट्स कहीं बना लें अच्छे से और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आता है वो है जितने भी इंडेक्स नंबर्स हैं, CPI, WPI, IIP, ICI, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें। इनके भी आप प्रेस रिलीजेस से ही पढ़ें। इसमें आप ध्यान दें कि किस स्टेट का हाईएस्ट है, किस स्टेट का लोएस्ट है, और परसेंटेज भी देखें किस स्टेट को सबसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। फिर इसमें जो कमोडिटीज के जो ग्रुप्स बने होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, उनको भी ध्यान से देखें कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है। इनके जो डेटा सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, उन पर आप ध्यान दें, वो सब नोट डाउन कर लें ये सब चीज़ें, और इनको प्लीज़ रिपीटेड रिविजन्स करें, तभी आप उनको याद रख पाएंगे, अदरवाइज यू विल एंड अप बीइंग कंफ्यूज्ड। अब इसमें इसके बाद आते हैं जो मेजर सेक्शंस हैं, लेबर स्टैटिस्टिक्स है, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स है, और ट्रेड स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो आप इनके लिए जो इनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाएं और इनको पढ़ें अच्छे से। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कवर करें। कवर क्या करना है कि जितने भी सर्वेज होते हैं, सेंसस होते हैं, उनके आप ईयर्स नोट करें, अभी रिसेंटली कौन सा कंडक्ट हुआ था ये नोट करें, और उसके अलावा क्या क्या वो हमको बताते हैं, क्या पैरामीटर्स वो रिलीज करते हैं, ये नोट करें। थोड़ा उनकी एप्लीकेशंस को थोड़ा समझें भी, जिससे आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाएगी बाद में। तो इसके अलावा मॉस्पी जो है उसका जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से, उसमें कितने विंग्स हैं, कितनी डिविजन्स हैं, किस डिवीजन को कौन हेड करता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें अच्छे से। वो वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, उनको बार बार रीड करें या फिर आप प्रिंट आउट्स ले लें, उनको हाईलाइट करें, रिपीटेड रिविजन्स करें, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू कवर दिस। और PYQs भी हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको और भी कुछ सर्वेज या फिर और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल स्टैट्स के बारे में पता चलेगा, which you can cover them individually. इसके बाद let's move on to paper 3. पेपर 3 में मैं बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं अगेन। इसमें भी आपका सर्वे सैम्पलिंग, इकोनोमेट्रिक्स एंड देन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो सर्वे सैम्पलिंग एक्चुअली वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और स्टार्टिंग से ही मैंने इसे पकड़ बना के रखी थी। इसको मैंने काफ़ी जल्दी फिनिश कर दिया था इन द मंथ ऑफ मई लास्ट ईयर, और तभी से मैं सिर्फ इसका रिविजन ही कर रही थी। कवर इसको मैंने मई में कर लिया था, एंड देन एवरी मंथ आई यूज्ड टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट। आई डिड नॉट लीव अ सिंगल मंथ वेयर आई डिड नॉट रिवाइज इट, बिकॉज मुझे पता था कि ये सबसे ज़्यादा टफ है टू रिटेन इन योर मेमोरी। तो इस तरह से मैंने किया, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत सारे प्रूफ्स वगैरह ये सब काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, तो इसको मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया। देन मैंने हर टॉपिक को क्लब करा जो सिमिलर हैं एक साथ,
और मैं उनकी इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस करती थी। और मैंने काफ़ी मॉक्स दिए हैं सर्वे सैम्पलिंग के लिए, वो मैं खुद से बनाती थी। खुद मैंने क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं PYQ से उठाकर, और फिर खुद मैं उनके आंसर लिखती थी, खुद ही उनको चेक करती थी टू रिव्यू माई परफॉर्मेंस, और जानने के लिए कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। दिस हेल्प्ड मी अ लॉट, और ये स्ट्रैटेजी मैंने दिसंबर तक फॉलो की थी लास्ट ईयर, एंड आई थिंक उस टाइम स्पैन में ये सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई थी मेरी। बाय द एंड ऑफ दिसंबर मुझे काफ़ी चीज़ें याद रह गई थी बहुत लंबे समय तक, और मुझे एंड में इस सब्जेक्ट की सबसे कम टेंशन थी जब एग्ज़ाम मेरे पास था। और फिर इसके बाद मूव करते हैं जो इकोनोमेट्रिक्स है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए मेरे बेसिकली कोचिंग के नोट्स थे, वो मैंने रेफर किए थे। बाकी मैंने दामोदर एंड गुजराती की जो बुक है वो मैंने रीड की थी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, मेरे हिसाब से दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो वो मैंने M शहजाद चौधरी के द्वारा एक बुक है इकोनोमेट्रिक्स में ही, मैंने वो रेफर की थी। उसमें काफ़ी अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, तो वो आप कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस। और IIT के शलभ सर के जो नोट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं इकोनोमेट्रिक्स में, तो आप वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर उसके अलावा आई डोंट थिंक इकोनोमेट्रिक्स में ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि पेपर में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स का ही होता है एट द एंड, वो सॉल्व ही नहीं हो पाता है, बल्कि PYQs के भी काफ़ी अभी तक क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं सॉल्व कर पाई हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके इफ यू लीव सम क्वेश्चंस, इट्स कंप्लीटली फाइन। इकोनोमेट्रिक्स में इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स, मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी और ऑटो कोरिलेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग और जो नोट्स हैं या जो प्रूफ्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, यही हेल्पफुल हैगा। फिर इसके बाद आते हैं जो थर्ड इसमें वो है पार्ट है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स सारा, जिसके अंदर सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है इंडेक्स नंबर्स और डिमांड एनालिसिस। ये मैंने काफ़ी अच्छे से किया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि काफ़ी स्कोरिंग है, और इसको अगर मैं अच्छे से कर लूँगी तो फिर मतलब मार्क्स वो फिक्स्ड होंगे मेरे, बिकॉज एक तो इसका सोर्स बहुत आसानी से अवेलेबल है, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से कर लीजिए आप, काफ़ी होगा। उसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो हैं एग्जाम्पल्स, वो आप बार बार सॉल्व करें, बार बार उनको रिविजिट करते रहें बीच बीच में, और जो थ्योरी है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें प्लीज़। सिर्फ ऐसे रिवाइज करने के लिए बोल बोल कर ना पढ़ें, इट्स बेटर टू राइट। जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखें सब्जेक्टिव पेपर्स में, इट विल हेल्प यू। आप अपने खुद के नोट्स भी बनाएं, दूसरों के नोट्स पर ज़्यादा रिलाई ना करें। ठीक है, आप उनको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, अपनी एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाएं, लेकिन खुद लिखें, खुद अपने नोट्स बनाएं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट विद दिस एग्जामिनेशन। और बाकी टाइम सीरीज के लिए मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ही रेफर की थी। उसके जो न्यूमेरिकल्स है मैंने उन पर काफ़ी ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा है कि इस बार वो आएंगे, लेकिन नहीं आए थे, लेकिन स्टिल आई डिड देम। और उसके अलावा जो एडवांस टाइम सीरीज होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, मैंने वो बुक्स में वहीं पे हाईलाइट कर लिया था अपने लैपटॉप में। तो वो बुक्स के नाम हैं टाइम सीरीज एनालिसिस बाय जॉर्ज E.V. बॉक्स और इंट्रोडक्शन टू टाइम सीरीज एनालिसिस बाय पीटर J. ब्रॉकवेल। ये 2 बुक्स थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसको समझने में, इस पूरी चीज़ को, बिकॉज आई नेवर स्टडी टाइम सीरीज इतना अच्छे से अपने मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में, तो आई हैड टू डू दिस स्पेशली। और जो इसके नोट्स थे वो थोड़ा, एक तो कोचिंग के नोट्स से उन्होंने मेरी हेल्प की थी, और बाकी अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव का जो टेलीग्राम चैनल है, जो UPSC ISS में 2022 में Air 1 थे, उनका एक चैनल है, वहाँ पे उनके नोट्स हैं, और मैंने वहाँ से टाइम सीरीज एनालिसिस के नोट्स को रेफर किया था। तो इसी तरह से पेपर 3 पूरा कवर हो जाएगा। मेरी एक सजेशन ये है कि आप इसमें सभी सब्जेक्ट्स कवर करें, कोई सब्जेक्ट इस पेपर में स्पेशली ना छोड़ें, बिकॉज एक तो ये पेपर बहुत लेंदी होता है, चॉइसेस इसमें होती हैं लेकिन एट द एंड ज़्यादा नहीं बच पाती हैं, और जो कंपल्सरी सेक्शन होता है इसमें पहले 2 क्वेश्चंस भी कंपल्सरी होते हैं, तो वो उसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सभी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब कुछ कवर करें, इसमें कोई छोड़े ना, स्पेशली इंडेक्स नंबर्स और डिमांड एनालिसिस, बिकॉज इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, और काफ़ी लोगों से आई वाज इन टच विद जो पीयर्स थे मेरे, लेकिन काफ़ी उन्हें छोड़ा था ये टॉपिक, बट आई डिसाइडेड नॉट टू, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी स्कोरिंग होगा, क्योंकि सर्वे सैम्पलिंग में या कहीं इकोनोमेट्रिक्स में हम चीज़ें भूल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मेमोरी में रह जाती हैं, बहुत आसान है, तो इसीलिए। अब उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट पेपर 4। पेपर 4 में बेसिकली 7 पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं।
मैंने जो सेलेक्ट किए थे वो थे मल्टीवेरिएट एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब इनका जो सिलेक्शन का रीज़न था वो ये था कि तो SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ये सब्जेक्ट मैंने अपने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो 2024 में ये सबसे ज़्यादा फ्रेशली रिटेन्ड था मेरे दिमाग में। मुझे इसकी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिमाग में मुझे पता थी, याद थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही कर लेते हैं क्योंकि आसान होगा, मुझे ज़्यादा मेहनत इसमें और टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा और मैं वही एनर्जी किसी और पेपर में लगा पाऊंगी। उसके अलावा मेरा जो सेकंड सब्जेक्ट है मल्टीवेरिएट एनालिसिस वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि एक तो इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैथमेटिकल ये सब्जेक्ट है पूरा। तो मुझे लगा कि थ्योरी कम है और काफ़ी जगहों पर ऑलरेडी काफ़ी थ्योरी कर ली है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इकोनोमेट्रिक्स, टाइम सीरीज, ये सब काफ़ी हैवी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए मैंने MBA चुना कि ठीक है यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो अलग हो जाएंगी चीज़ें और थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। फिर अब इसमें पढ़ाई की बात करें तो SQC के लिए जो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वो तो पूरी कवर करनी ही है। बाकी थोड़ा और हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रेफर किया था इंट्रोडक्शन टू SQC बाय मॉन्टगोमरी। काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसके 3-4 चैप्टर्स हैं इसमें जो आप रेफर कर सकते हैं। कुछ एक दो इसमें टॉपिक्स भी हैं जो FAS में नहीं गिवन हैं, आप इनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आई थिंक SQC में ये 2 बुक्स काफ़ी थी, नोट्स का रिविजन था, ज़्यादा इसमें मुझे रिपीटेशंस नहीं करने पड़े थे क्योंकि काफ़ी आसान सब्जेक्ट है ये, इसमें मेरे दिमाग में ऑलरेडी था। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने बेसिकली कोचिंग के नोट्स और अपने मास्टर्स के नोट्स दोनों को क्लब किया था, वहाँ से मेरी काफ़ी हेल्प हुई। उसके अलावा मास्टर्स में मैंने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, स्पेशली जो NPTEL करके यूट्यूब चैनल है, कोर्सेज जो चले थे बीच में IIT द्वारा, तो उन्होंने एक पूरा कोर्स इस पे डाला हुआ है। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द टीचर्स नेम बट यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड यू फाइंड इट। तो मैंने वो उस टाइम पे अपने मास्टर्स के टाइम पे पढ़ा था, तो जिसकी वजह से जो अंडरस्टैंडिंग थी या जो चीज़ें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद देम, देयर वाज नथिंग न्यू व्हिच आई हैड टू स्टडी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो दिस वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। जो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसके लिए अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव अगेन, उनके टेलीग्राम चैनल पे उनके जो नोट्स हैं MBA के, उसमें उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है न्यूमेरिकल्स का फॉर MBA, और उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और वो सॉल्व हैं। क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स मुझे अब से पहले सॉल्व नहीं करने आते थे, तो मैंने वहीं से सब कुछ सीखा है और वहीं पे उन्हीं की मदद से मैंने वो सारे न्यूमेरिकल्स करे हैं 4-5 बार, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। और इसी की वजह से आई थिंक ये सब्जेक्ट थोड़ा इस पर अच्छी पकड़ बन गई थी मेरी बाय द एंड। तो दैट वाज इट फॉर पेपर 4। और अब अगर कुछ मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करूँ मैं, जो बहुत ही जनरल टिप्स होंगी मेरी तरफ से, वो ये है कि पहला तो आई स्टार्टेड विद पेपर 1 एंड पेपर 3 सबसे पहले अलॉन्ग विद GS। और मेरा ऐसा था कि मैं एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। मुझसे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद ओनली वन सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ डे और 2 days और व्हाटएवर। सो मैंने अपने एक ही दिन को डिवाइड किया था 3 या 4 स्लॉट्स में मैक्सिमम। उन्हीं स्लॉट्स में 2 घंटे या 3 घंटे के स्लॉट्स में मैं हर सब्जेक्ट पढ़ती थी, और इसी तरह से आई थिंक आई वाज एबल टू डू दिस। और जहाँ तक कि स्ट्रैटेजी की बात है, तो देखिए जो स्ट्रैटेजी होती है, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी तो होती नहीं है, ना ही वन साइज फिट्स ऑल वाली कोई बात है जो कि मैंने जो अप्लाई की या फिर जो मेरे लिए हेल्पफुल रही वो आपके लिए भी रही। देयर इज नो गारंटी ऑफ दिस, बट अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँ या कुछ आइडियाज देने के लिए आपको बताऊँ तो ये था कि एक स्ट्रैटेजी से मैंने शुरू करा। मैंने अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प ली है इन सब चीज़ों में। आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद देम, आई यूज्ड टू टॉक विद देम डेली कि अभी ये कर रही हूँ, अभी ये करूँगी। तो एक वो बना रहता है कि हाँ, एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है कॉन्स्टेंटली, आपको पता चल पा रहा है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। और पहले मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, 1 महीना मैंने उस स्ट्रैटेजी से किया, लेकिन इस 1 महीने के एंड में मुझे वो स्ट्रैटेजी रिडंडेंट फील होने लग गई कि यार अब हो गया बहुत ज़्यादा, इससे आगे फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर देती थी। तो मैंने ऐसे बहुत चेंजेस करती रही हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में। आई यूज्ड टू अडैप्ट एज पर द सिचुएशन कि अभी मॉक का टाइम है तो अभी इस तरह से चेंजेस कर देते हैं, अभी मेरा 3rd रिविजन चल रहा है तो अभी इस तरह से चेंजेस कर देते हैं, या फिर अभी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ सब्जेक्ट्स को तो अभी थोड़ा स्लो लेके चलते हैं। तो ये जो एडेप्टेशंस होती हैं ये आप करते रहें, कोई एक ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर बना के ना चलें कि हमने तो ऐसे ही करना है और हम एंड तक ऐसे ही रखेंगे। आप धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखें और धीरे धीरे चेंजेस करते रहें, जिससे
एट द एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी एकदम इफेक्टिव होगी और आपके खुद के लिए कस्टमाइज होगी आपके खुद के द्वारा. तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट. और उसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट है, इसको एक्चुअली मेरे हिसाब से तो देखिए सीरियस डेडिकेशन तो चाहिए. सीरियसली आपको कुछ मतलब घंटे दिन में डिवोट करने पड़ेंगे. आई सीरियसली डू नॉट नो कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं और इस एग्जाम को क्रैक भी कर देते हैं, वो लोग कैसे करते हैं इस चीज़ को. तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं 1 साल घर पे ही रहूँ कम्प्लीटली और सिर्फ मेरा एक ही फोकस हो, ये एग्जाम. दैट इज व्हाट आई डिड एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मे बी इट वर्क्स फॉर यू कि आप जॉब के साथ इस एग्जाम की तैयारी करें. एनीथिंग कैन वर्क फॉर एनीवन, सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. तो अब आता है इंटरव्यू. जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू का होगा. अब इंटरव्यू की तैयारी एक्चुअली दिस वाज द टफेस्ट फेज फॉर मी because again there was no fixed syllabus for this, there was no notes or books that I had to refer for this. अब इसमें basically interview revolves around 3 main things. That is your detailed application form, second is the current affairs, and then comes your subject statistics. अब DAF में आप अपना DAF जो है बहुत ध्यान से फिल करें. be very careful with what you choose and what you write, especially with your hobbies. और बाकी आपकी इंटर्नशिप्स अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. आपने कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज नॉट व्हाट दे आर टेस्टिंग. ऑल दे आर टेस्टिंग इज योर कॉन्फिडेंस एंड the way you carry yourself and your personality. So that is what matters. बाकी इंटरव्यू पे एक तरीका यही है काम करने का कि मॉक्स दे जितना हो सके. मैं कोई ऑफलाइन मॉक तो नहीं दे पाई थी बिकॉज टाइम बहुत कम था, लेकिन मैंने ऑनलाइन मॉक्स दिए थे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे डेली मॉक्स कंडक्ट किए थे. मतलब फॉर 8 to 10 days डेली आई गेव 1 मॉक फॉर अराउंड 30-35 minutes, जहाँ पर हम बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश में बात करते थे, कॉन्वर्सेशंस करते थे, एंड दे यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम माय डैफ और करंट अफेयर्स. तो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी. और एक मेरा मॉक जो है वो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी हुआ था, तो दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस अ लॉट. और दैट इज इट फॉर योर इंटरव्यू. और स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो वही बेसिक्स रिवाइज करें इंटरव्यू के लिए. बेसिक डेफिनेशंस देखें, जैसे कि इन्फेरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पी वैल्यू क्या होती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है. ध्यान दें कि आप उसको साधारण भाषा में एक्सप्लेन कर सकें, ज़्यादा टेक्निकल ना हो जाएं किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को लेकर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लोग नहीं होते, और भी लोग होते हैं. दे शुड ऑल्सो बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट व्हाटएवर यू आर सेइंग. सो इसका ध्यान रखें कि सिंपल वर्ड्स होने चाहिए आपके, और ज़्यादा नहीं कवर करना है स्टैटिस्टिक्स में. अपना बेसिक जो है वो उनको कवर करें. अगर आपके पास बहुत टाइम है तो वेल एंड गुड, आप जाएं और अच्छे से चीज़ों को कवर करें. अपने मास्टर्स के आप कुछ सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, या फिर आपने मास्टर्स में क्या पढ़ा, या फिर आपने ये सब्जेक्ट चूज क्यों करा. तो इन चीज़ों पर भी आप अपने आंसर्स तैयार रखें. और बाकी जो आपका करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया 1 महीने के लिए. इंडियन एक्सप्रेस मैंने पढ़ा था. आप जो मर्जी आपका मन हो आप वो पढ़ सकते हैं. उसके अंदर स्पेशली आई यूज्ड टू फोकस ऑन इकोनॉमी वाला पेज, बिकॉज कुछ ऐसे वोकैबुलरी टर्म्स होती हैं जो हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक होती हैं. आई वांटेड टू बिकम फेमिलियर विद देम सो दैट आई यूज देम इन द इंटरव्यू, और उससे मेरा आंसर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल और साउंड लगे. तो दिस वॉज माई थिंग फॉर द इंटरव्यू, हाउ आई प्रिपेयर्ड. बाकी देखिए, हर कोई इंटरव्यू के पहले नर्वस होता है. इट इज़ वेरी नेचुरल एंड ऑब्वियस टू फील सो. मैं भी बहुत नर्वस थी, लेकिन उस समय में आपको क्या करना है, यू हैव टू ओवरकम ऑल योर नर्वसनेस और एक्साइटमेंट और एनी इमोशन दैट यू आर ओवरवेल्म्ड विद, और उसको आपको ओवरपावर कर लेना है विद योर सटल कॉन्फिडेंस जो आपके फेस से रिफ्लेक्ट होना चाहिए. कैरी अ स्माइल, और अपने आप को अच्छे से आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके जाएं, प्रॉपर्ली ग्रूम होके जाएं, और एक इम्पैक्ट छोड़ के आए वहाँ पर. और देखिए, आपका इंटरव्यू किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. मुझसे पूछे तो मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से इतना कुछ अच्छा नहीं गया था. स्टार्ट ही बहुत अजीब ऑकवर्ड हुआ था, बट आई थिंक व्हाट मैटर्स मोर इज हाउ यू हैंडल दैट ऑकवर्डनेस, और हाउ यू हैंडल अ लिटिल बिट एम्बैरेसमेंट इफ यू फील इन एनी मैनर. तो वही चीजें मायने ज्यादा रखती है. दैट हैंडलिंग, दैट अंडर प्रेशर स्माइल करना, दैट कम्युनिकेशन जो आप उस दौरान करते हैं, दैट आई कॉन्टैक्ट दैट यू मेक विद द पैनलिस्ट्स, एंड दैट रिस्पेक्ट दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आईज, इन योर वर्ड्स, इन योर सेंटेंसेस दैट यू यूज वहाँ पर. एंड पोलाइट रहिएगा, हम्बल रहिएगा, ज्यादा कैजुअल मत होइएगा अपने इंटरव्यूअर्स के साथ, इवन इफ दे गेट सो. और याद रखिए कि दिस इज एन एक्सपीरियंस ओनली.
आप जब रूम में घुसेंगे, जब निकलेंगे, तो यू शुड बी रियली ग्रेटफुल बिकॉज हर कोई नहीं जाता है यूपीएससी इंटरव्यू देने के लिए, एंड दैट चांस इन इटसेल्फ, दैट अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ, इट इज really a blessing. I would say it is an experience to be experienced. और more than a test, it is a communication. ठीक है, even if at that moment things do not go your way, अपनी direction में अगर चीजें नहीं भी जाएं, तो it's completely fine. Maintain your calm and composure. और ज़्यादा अपनी body language पर ध्यान दें, किस तरह से आप बैठे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, आपके फेस पे क्या रिफ्लेक्ट होता है, आप कुछ फिजिटिंग तो नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ इधर उधर तो नहीं चल रहे हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें बारीकियों पे, एंड आई थिंक यू विल डू वेल इन चीज़ों से ही। और बाकी कुछ जनरल टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो वही है कि पहला तो लिखें, जितना हो सकता है उतना लिखें। सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए आपको लिखना ही है, जनरल स्टडीज और इंग्लिश के लिए भी आपको काफ़ी लिखना है, तो मेक श्योर आप लिखें। और आप अपना एक पेन सेलेक्ट कर लें इंटरव्यू से 1 या 2 महीने पहले, और उसी पेन से आप लिखें जिससे आप फाइनल एग्जाम में लिखेंगे, बिकॉज पेन चेंज करने से भी हैंडराइटिंग पे और स्पीड पे बहुत फर्क पड़ जाता है। और अपने नोट्स बनाएं खुद के, ज़्यादा रिलाई ना करें दूसरों के नोट्स पर, फिर चाहे वो कोई भी हो, अपने कोचिंग हो या कुछ भी, अपने खुद के नोट्स बनाएं। सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान दें, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या ना कर रहे हो, सेल्फ स्टडी मैटर्स अ लॉट इन दिस। और अपनी स्टैटिस्टिक्स, अगर आप फिलहाल अपनी ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो मेक श्योर आप स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझें, एक्चुअल में उसको पढ़ें, उसको समझें, एक्स्ट्रा बुक्स और रेफरेंसेस देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, जीपीटी की हेल्प लें या फिर अपने प्रोफेसर्स से आप जानकारी लें। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, ट्रस्ट मी, इट विल नेवर गो वेस्ट। आपको कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएगी। इट विल ईदर वे बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, वरना आपके डायरेक्ट काम में आ जाएगी। तो दीज आर सम बेसिक टिप्स। और दूसरा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, कि जो पीयर्स होते हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उन सबसे अच्छे से बनाकर रखें, क्योंकि एक दूसरे के काम बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह से, स्पेशली इन एग्जाम्स में, बिकॉज खुद को एक अकेलापन महसूस होता है कि अरे मैं तो घर पे बैठ के तैयारी कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, और बाकी सब लोग क्या क्या कर रहे होंगे लाइफ में। तो हो सकता है तो सोशल मीडिया से अवेयर रहिए थोड़ा सा। मैं थोड़ा दूर थी सोशल मीडिया से, लेकिन वही थोड़ा फोमो हो जाता है कि बाकी लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और जो अपनी तरह लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके टच में रहें, उनसे मोटिवेट होते रहें, उनसे क्वेरीज पूछें, आपस में चीज़ें शेयर करें, सोर्सेज शेयर करें। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन योर जर्नी। कुछ भी ऐसी मदद, कोई भी ऐसा इंसान या फिर कुछ भी ऐसा सोर्स जो आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हेल्प कर सकता है आपकी, इन एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, आप उसको प्लीज अप्रोच करें, हेजिटेट ना करें, प्रोएक्टिवली अप्रोच करें, अपनी तरफ से आप कदम बढ़ाएं, अपनी तरफ से आप हस्तक्षेप करें। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड, योर एंगेजमेंट एंड मैक्सिमम डिवोशन टू दिस एग्जामिनेशन। अगर मैं सच में अगर इस एग्जाम को कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, ट्रस्ट मी। And I'd also like to thank DKT, Delhi Knowledge Track, for making this video, which will help me to reach out to a lot of people and aspirants who are like me when I was preparing. And मैंने बहुत सारे videos DKT के भी देखे थे उस टाइम पे, because they release काफ़ी selected candidates के videos जो strategies बनाते हैं। आप सभी का videos देखें, सभी की stories जानें, और उसको एग्जैक्टली यूज़ ना करें, लेकिन उससे आइडियाज़ लें, इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाएं, देखें कि उन्होंने क्या किया, और फिर खुद सोच विचार कर बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज़ को करें। हर चीज़ को लिखें, हर चीज़ का एक नोट रखें कि आपने क्या किया है, क्या करना है, क्या बचा है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और फ्यूचर में भी जब व्हेन यू लुक बैक एट इट, आई थिंक इट विल बी द बेस्ट मोमेंट दैट यू कैन रेमिनिस। सो या, थैंक यू।